तो नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में आपको स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन दिया जाता है। 10 से क्वेश्चन के अलावा करंट बेस्ड अन इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने। द बैंकर द्वारा किस बैंक को ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है? और आपके सामने चार ऑप्शन है। HSBC या DBS बैंक या बारकोलेज बैंक या सिटी बैंक। तो इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, तो ये DBS बैंक जो है, DBS बैंक को मिला हुआ है। DBS बैंक को मिला हुआ है। ठीक है, DBS बैंक को मिला हुआ है। अब ये इस क्यों दिया जाता है कि जो बैंक जो होता है वो अच्छा प्रदर्शन यानी नवाचार या बैंकिंग उद्योग के क्षेत्र में जो बैंक अच्छा प्रदर्शन किया रहता है उसको दिया जाता है। जैसे कि हमारा DBS बैंक जो है ये अच्छा प्रदर्शन किया है। और इस बैंक को देखा जाए तो फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। फाइ फाइनेंशियल 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 ठीक है, ये फाइनेंशियल एक समूह है। फाइनेंशियल समूह के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब ये पुरस्कार फाइनेंशियल पुरस्कार के समूह के द्वारा तो दिया जाता है कि अच्छा प्रदर्शन आप जिस क्षेत्र में करते हैं और AI के माध्यम से ग्राहकों को यानी कि डिजिटल माध्यम से ग्राहकों को आप अच्छा सुविधा देते हैं और सुरक्षा देते हैं बैंकिंग क्षेत्र में। तो और वित्तीय क्षेत्र में और उद्योग बैंकिंग उद्योग क्षेत्र में अच्छा आप प्रदर्शन करते हैं तो ये आपको पुरस्कार दिया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है? तो 2011 से इसकी शुरुआत किया जा रहा है। ठीक है, 2011 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। सिटी बैंक एक सिटी जो बैंक है ये अमेरिका का बैंक है। सिटी बैंक जो है ये अमेरिका की बैंक है। देखिए, DBS बैंक, क्या DBS बैंक भारत में है कि ना, DBS बैंक भारत में है कि नहीं है? तो ये देखिएगा, भारत में DBS बैंक एक लक्ष्मी विलास बैंक है। लक्ष्मी लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक के साथ DBS बैंक का क्या हुआ है? विलय कर लिया गया है। और DBS के फुल फॉर्म क्या होता है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है DBS का फुल फॉर्म होता है। तो हमारा ये चार पहला क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। और इसमें अगर जो आपसे पूछ देता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? विश्व बैंक की स्थापना विश्व बैंक की स्थापना आपसे पूछता है तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना होती है। तो विश्व बैंक की स्थापना अगर आपसे पूछ देता है कब हो रहा है तो 1944 में इसकी स्थापना किया जाता है। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन जो हुआ आप समाप्त हुआ। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, कोपरा जलाशय कहाँ पे पड़ता है? देखिए, रामसर स्थल जो है आर्द्रभूमि जो होता है यानी कि जो दलदली क्षेत्र होता है वो उस जगह को रामसर स्थल में शामिल किया जाता है। यानी कि वैसा जगह जहाँ पर पक्षियाँ जो एक जगह से दूसरे जगह जो प्रवास करते हैं, प्रवासी पक्षियाँ जो होती है उस क्षेत्र जो दलदली क्षेत्र होता है उसको रामसर स्थल साइट में घोषित किया जाता है। और ये जो है हमारे पास चार ऑप्शन दिया है, रायपुर में या दुर्ग में या बिलासपुर में या बस्तर में। तो ये चारों क्षेत्र अगर जो देखा जाए तो ये रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में ही ये पड़ता है। चारों क्षेत्र देखा जाए तो ये बिलासपुर में जो है, बिलासपुर में कोपरा जलाशय जो है इसको जो है शामिल किया गया है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में देखा जाए ऐसा ये पहला जो है जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है विष्णु देव सहाय। ठीक है, विष्णु देव सहाय। ठीक है, विष्णु देव साय जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने एक खुशी जाहिर किया है कि छत्तीसगढ़ के
छत्तीसगढ़ के वो ऐसा जगह जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है, और ऐसे 20 ऐसे स्थल हो जिसे चिन्हित किया गया है, समय के अनुसार उसको भी रामसर साइट में शामिल किया जाएगा। अब हमारे पास बात उठती है कि एक अर्धभूमि दिवस जो मनाया जाता है कब? अर्धभूमि दिवस आपसे पूछ दे कि कब मनाया जाता है, तो अर्धभूमि दिवस जो होता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर स्थल जो होते हैं इसकी शुरुआत कब से होती है? रामसर साइट जो होती है इसकी शुरुआत जो होती है, रामसर साइट जो है इसकी शुरुआत जो होती है 2 फरवरी 1971 से शुरू होती है। यानी कि एक ईरान जो है, ईरान जो है वहां पर एक रामसर शहर है, ठीक है, वहीं से इसकी शुरुआत किया जाता है। अब बात उठती है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? भारत में रामसर रामसर स्थलों की संख्या देखा जाए तो 2025 के आंकड़ा के अनुसार देखा जाए तो भारत में 96 हो गया है। भारत में 96 रामसर स्थल हो गए हैं। और भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो है 20 रामसर स्थल तमिलनाडु में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यूपी में भी है, यूपी भी याद रखिएगा, यूपी में कितना है? तो 10 में। बिहार आपसे पूछ दे कि बिहार में कितना है, तो 6 ऐसे रामसर स्थल को शामिल किया गया है। बिहार से भी 6 रामसर स्थल में शामिल हो गए हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा तो आप जान ही गए कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, बाद बाकी जो है वो बिहार में है। भारत में सबसे पहले किन को शामिल किया गया था? तो चिल्का झील के नाम आप सुने होंगे, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील और केवलादेव, केवलादेव केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसको शामिल किया जाता है। सबसे पहले जो है रामसर स्थल में इन दोनों को शामिल किया जाता है। और भारत रामसर स्थल में अपना जगह कब बनाता है, सदस्य कब बनता है? तो 1982 में इसका सदस्य बनता है भारत। ठीक है, तो रामसर स्थल से हम लोगों को इतना क्वेश्चन मिला। अभी जो है 96 रामसर स्थल साइड पूछ दे आपसे कि कितना है, तो 96 रामसर स्थल साइड है, ये भी आपको याद रखना है। और आपसे ये भी पूछ दे कि कब मनाया जाता है रामसर स्थल दिवस, सॉरी अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिएगा, भारत में अगर जो आपसे पूछ दे कि सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, भारत में आपसे पूछे कि सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, सबसे छोटा रामसर साइट पूछे, तो एक है रेणुका। रेणुका रामसर साइट जो है ये आपको पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये आप नोट डाउन करिए कि सबसे छोटा आपसे पूछेगा कि कहाँ पर है, तो रेणुका में है। और सबसे बड़ा आपसे पूछे कि कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ा आपसे पूछे कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। सुंदरबन जो है ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पूछे तो रेणुका कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और एक सबसे ऊंचा अगर जो आपसे रामसर साइट पूछे, यानी कि भारत में पूछे, तो वो कौन सा है? तसो, सॉरी, तसोम मरीरी। ठीक है, तसो मरोरी जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? लद्दाख में। लद्दाख में जो है ये सबसे ऊंचा जो रामसर स्थल है आपके भारत में पाया जाता है। तो बस आप इतना याद रखिएगा। सबसे छोटा पूछ दे तो आप बता दीजिए, सबसे बड़ा पूछ दे तो वो भी आप बता दीजिएगा, सबसे ऊंचा पूछ दे तो वो भी आप बता दीजिए। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर हो जाएगा। ठीक है, पोपारा जलाशय है। चलिए तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2025 में किस फुटबॉलर के की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति
लोहे की मूर्ति जिसे दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉलर की मूर्ति होने का दावा किया गया था और अनवर कलकत्ता में किया गया है। ठीक है, ये जो है कहाँ पर किया गया है, तो कोलकाता में किया गया है। तो आपके सामने जो है ऑप्शन दिया है, रोनाल्डो को है, लियोनेल मेसी का है, नेमार का है, सुनील छेत्री का है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये जब ये जब कोलकाता में आए थे तो जनता का द्वारा उग्र हो गए थे, क्योंकि वहां पर नेता जो थे, नेताओं के सिक्योरिटी में और लियोनेल मेसी इन दोनों के साथ में जनता ने देखकर उग्र हो गया। एक झलक पाने के लिए मेसी के जनता ने क्या उग्र हो गया। उग्र होने के बाद उस स्टेडियम में तोड़ फाड़ स्टार्ट हो गया था। तो ये देखा जाए तो ये लोहा लोहा और फाइबर से ये मूर्ति बनाया गया, लोहा और फाइबर से, लोहा और फाइबर से ये मूर्ति का निर्माण कराया गया है। ठीक है, कितना फीट है, 70 फीट है। और जो है इस मूर्तिकार कौन है, मोटी पॉल है, मोटी पॉल। इस मूर्ति मूर्ति किसने बनाया है, तो मूर्ति बनाया है मोटी मोटी पॉल। ठीक है, मोटी पॉल के द्वारा इस मूर्ति का निर्माण कराया गया है, कोलकाता में कराया गया है। लोहा और फाइबर से ये बना हुआ है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखा जाए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। को कौन सी नई मंजूर की गई पॉलिश कोयले के आसान और कुशल और पारदर्शी इस्तेमाल के लिए एक अलग नीलामी विंडो प्रदान किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखिएगा कौन सा है। सागरमाला, सागरमाला परियोजना के नाम सुने होंगे, दिशा और शक्ति और कोल सेतु। जो है आपके पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। तो ये जो होगा हमारे कोल सेतु होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि कोल सेतु हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्यों किया गया है, तो कह रहा है कि कोयला के क्षेत्र में पारदर्शी लाने के लिए, मतलब इसकी मंजूरी दी गई है कोयला के क्षेत्र में पारदर्शी लाना, यानी कि किसी भी प्रकार के कोई कालाबाजारी ना हो सके, चोरी नहीं हो सके। और जहां से जो ये इस विंडो के माध्यम से आप कोयला को बुकिंग जो है आप समय से कर सकते हैं, और एक समय निर्धारित किया जाएगा जिसके समय पर वो खुलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो कोयला के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए ये विंडो का उपयोग किया जा रहा है। पहले होता था कि कोयले की चोरी बहुत बढ़ जाती थी, कोयले के खान से बाहर जब कोयले निकलते उसके बाद गायब हो जाती, ट्रक ही गायब हो जाता था। लेकिन सरकार इसको क्या किया है कि अब कहा कि हम ऑनलाइन के माध्यम से हम देखते रहेंगे कि कोयला की कालाबाजारी हो रही है कि नहीं हो रही है, कोयला ठीक समय पर पहुंच रहा है कि नहीं। इसकी पारदर्शिता के जांच करने के लिए किया गया है। वो कौन सा भाई, तो जो है कोल सेतु जो है इसका इस ऐप के माध्यम से देखा जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर जो कोयला एवं खनन खनन एवं कोयला मंत्री आपसे पूछे, खनन एवं कोयला मंत्री आपसे पूछे, ठीक है, तो वो कौन से, जी जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। ठीक है, तो कोयला एवं खनन मंत्री आपसे अगर जब पूछ देता है तो आप इतना याद रखिएगा, जी किशन रेड्डी। ठीक है, अब भारत में हम देखते हैं कि भारत में कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। तो भारत में कोयला जो है सबसे ज्यादा देखिएगा, सबसे ज्यादा देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर अगर जो हम देखें तो उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, यानी झारखंड के बाद। तीसरा अगर जो हम देखें तो सीजी, यानी कि छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक जो है झारखंड जो है यहाँ पर रानीगंज, झरिया और झरिया और बोकारो में, याद रखिएगा, झरिया झरिया और बोकारो, यहाँ पर जो है कोयला आपको अच्छे मात्रा में यानी सबसे ज्यादा मिलेगा। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पर मिलता है, तो आपको झारखंड में मिलता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर देखा जाए तो आपको हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, तीसरे स्थान पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ में एक जो है कोरबा जगह है, आपको कोरबा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा एक जगह है, वहां पर आपको कोयला सबसे ज्यादा मिलेगा।
एक क्वेश्चन और आता है कि रानीगंज कोयले के लिए फेमस है। रानीगंज याद रखिएगा, आपसे पूछ दे कि रानीगंज कोयले के लिए फेमस है, वो कहाँ पे पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो रानीगंज कोयले के लिए फेमस है और वो कहाँ पे पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब आइएगा कि कोयले के हम कुछ प्रकार देख लेते हैं कि कोयला के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, एक एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला, इसमें जो है ना 85 से लेकर यानी कि 97% तक ले आपको क्या मिलता है कि इसमें कार्बन की प्रतिशत होती है। इसमें एंथ्रासाइट कोयला में यानी कि 85 से लेकर 97% तक ले कार्बन की प्रतिशत होती है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर जो हम देखें बिटुमिन्स की कोयला की बात करेंगे, बिटुमिन्स कोयला जो होता है, ये बिटुमिन्स कोयला जो होता है, इसमें जो आपका प्रतिशत जो होता है यानी कि 30 से लेकर 70% बिटुमिन्स कोयला, सॉरी 40 से लेकर 75% होता है। यानी कि 40 से लेकर इसमें 75% आप जो है इसमें कोयला के प्रतिशत होता है, यानी कि बिटुमिन्स में। एक होता है लिग्नाइट कोयला, होता है लिग्नाइट कोयला होता है। एक ये दो हो गया हमारा। तीसरा जो होता है लिग्नाइट कोयला होता है, लिग्नाइट। ठीक है, ये लिग्नाइट कोयला जो होता है, इसमें जो होता है 30 से 40% होता है इसमें कार्बन का प्रतिशत। लिग्नाइट कोयला जो होता है इसमें 30 से 40% कार्बन का प्रतिशत होता है। और एक होता है एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिन्स कोयला, लिग्नाइट कोयला। एक होता है पीट कोयला होता है, इतना याद रखिएगा। एक होता है पीट कोयला, इसमें कार्बन के प्रतिशत होता है 25 से लेकर 35% तक ले इसमें कार्बन का प्रतिशत। यानी कि सबसे कम आपको मिलेगा पीट कोयला में मिलेगा। सबसे ज्यादा आपसे पूछे तो एंथ्रासाइट कोयला होता है, उसके बाद बिटुमिन्स कोयला होता है, उसके बाद लिग्नाइट कोयला होता है। कोयला से आपको मालूम होना चाहिए कि बिजली भी तैयार किया जाता है और साथ ही पहले देखा ट्रेन भी चलाया जाता था कोयले से। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एंथ्रासाइट कोयला जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में आपको एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। तो ये रहा, आप कुछ क्वेश्चन देख लिए, उसके साथ अन इन्फॉर्मेशन जो भी था उसके बारे में आप जान गए। तो आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है वो कौन सा जहाज भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट जिसे 16 दिसंबर 2025 को कमीशन किया गया था। ठीक है, तो आपके सामने जो है ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन जो है हमारा, पहला ऑप्शन जो है INS DSC, ठीक है, A20। ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि बी हमारा ऑप्शन देखा जाए तो INS हरिहंत, INS हरिहंत। ठीक है, INS हरिहंत। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन था हमारा INS हरिहंत। ठीक, चलिए ये रहा हमारा 5 नंबर। ठीक है, उसके बाद देखा था INS विक्रांत, उसके बाद INS कोलकाता। तो इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक हमारा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा, यानी कि INS INS DS A20 जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा दो है हमारा INS, एक निस्तार। ठीक है, INS ये भी स्वदेशी है, निस्तार। ठीक है, ये INS निस्तार जो है हिंदुस्तान 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 शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और वहीं पर जो है आपका ये INS DS यानी कि DSC, इसका निर्माण जो है टीडागढ़ रेलवे के द्वारा किया गया, टीडागढ़ रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो इनका निर्माण किया गया है। अब जो है इसका निर्माण जो है वो मेक इन इंडिया के तहत किया गया है।
मेक इन इंडिया के द्वारा, मेक इन इंडिया, ठीक है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 25 दिसंबर, मेक इन इंडिया की शुरुआत आपसे पूछ दे कब होती है, तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू होती है। और किसने शुरू किया? तो पीएम मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत किया जाता है। तो ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हुआ। छठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि किस मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, किस मंत्रालय ने किस मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को समर्थन देने अमेजन सेलर सर्विस के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया अमेजॉन के द्वारा। यानी कि ये आपका मंत्रालय जो है MES सुने होंगे, एम एम ई सॉरी MESE, ठीक है, सूक्ष्म सूक्ष्म लघु उद्योग, ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग होता है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, इसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें देख सूक्ष्म लघु लघु मध्यम उद्योग जो है तो इसके द्वारा श्रमिकों को देखा तो रोजगार सबसे ज्यादा दिया जाता है, यानी कि रोजगार सबसे इस क्षेत्र में आपको मिलता है। और इसमें यह बात कहा गया, यानी कि हमारा विश्वकर्मा योजना के तहत इस कहा गया कि अमेजॉन से समझौता किया गया है कि हमारे जो शिल्प और कारीगर वगैरह जो होते हैं गांव देहात से धैले जो काम वगैरह करते हैं, तो उनको कहा गया कि आप जो वस्तुएं को बनाते हैं तो हम अमेजन से समझौता करते हैं कि आप एक वैश्विक स्तर पर आप क्या करिए, मार्केट में अपने वस्तुओं को बेचिए, ठीक है। तो यानी कि अमेजोन से आप समझौता हो गई है, अब हमारी वस्तुएं जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से भी एक जगह से दूसरे जगह पर वस्तुएं क्या होगी, हमारी बेची जाएगी। और इससे क्या होगा, एक रोजगार सृजन होगा, ठीक है। यानी कि भारत के जो 28 राज्य हैं, ठीक है, 29 राज्य, उन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया जाएगा, जो भी शिल्प और कारीगर होंगे अपने वस्तु को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो पीएम विश्वकर्मा योजना आप समझो ऑनलाइन बाजार तक ले इसका एथी किया गया। अब जो है तो इसका मंत्री आपसे पूछेगा कि बताइएगा अभी केंद्रीय मंत्री कौन है, तो जीतन राम मांझी जो है इन केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। तो जीतन राम मांझी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो है इसके केंद्रीय मंत्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हो गया आपका। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के तारीख को मनाया गया है, और वो कब मनाया गया है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया कि 11 दिसंबर को मनाया गया है, या 14 दिसंबर को मनाया गया है, या आपको 16 दिसंबर को मनाया गया है, या आपको 11 दिसंबर को मनाया गया है। तो आपके सामने जो है ऑप्शन है, बताइए। तो हमारा जो हो जाएगा, कितने नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो है 14 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है। कब मनाया गया है? तो 14 दिसंबर को, याद रखिएगा। चलिएगा, इसमें देखिए क्या कहना चाहते हैं, इसमें जो है ऊर्जा संरक्षण, इसमें इनका कहनाम है कि वैश्विक स्तर पर या भारत में देखा जा रहा है कि ऊर्जा का उपयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। तो उसको कैसे जो माने फालतू का जो बिजली वगैरह जो चलाई जा रही है, चाहे जो उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, लोगों के बीच में जागरूकता कैसे फैलाया जाए, जागरूकता बढ़ाया जाए कि भाई आप जो है जितने आपकी आवश्यकता है उतना ही बिजली का उपयोग कीजिए, बाद बाकी आप बेफिजूल खर्चा मत कीजिए। साथ ही इसके साथ कहा गया कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजिरेटर वगैरह जो होते हैं उसको स्टार रेटिंग के माध्यम से कंट्रोल किया जाए। साथ उसके बाद जो बड़े बड़े जो कंपनियां होती है, बड़े बड़े कंपनियां में, यानी कि बड़े बड़े कंपनी जो होती है
उन कंपनियों में बिजली की खपत जो हो रही है उसकी देख रेख के लिए, बिजली की खपत जो होती है उसकी देख रेख के लिए, ये बात कही गई है, देख रेख के लिए इस पे मतलब इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को बचाया जाए और फालतू खर्चा ना किया जाए। तो हमारा 14 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। 8 नंबर हो गया हमारा, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि सम्राट जो है 8 नंबर, हाँ, सम्राट पेरूम बिडुगु मुथारेयार द्वितीय शिवरन मारन, जिन्हें हाल ही में एक डाक टिकट में सम्मानित किया गया था, और वो किस शासक परिवार से संबंधित थे, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखा जाए ये राजवंश की बात करेंगे हम। ये दक्षिण भारत के राजवंश में से दक्षिण भारत के ये शासक थे। ठीक है, जब पल्लव वंश, याद रखिएगा, पल्लव वंश, पल्लव वंश जो है, पल्लव वंश जब दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे तो ये वंश जो थे उनके सामंत थे। ठीक है, उनके क्या थे, उनके ये सामंत थे। जब पल्लव वंश जब शासन कर रहे थे तो उनके ये सामंत थे, उन्हीं के अधीन ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, अपनी सेना जो है उन्हीं के अधीन ये रखे थे। जब एक समय ऐसा आया कि पल्लव वंश जो थी उसकी शक्ति क्या हुई, दक्षिण भारत में धीरे धीरे कम होने लगी। जब कम होने लगी तो ये स्वतंत्र रूप से, मतलब ये क्या हुए, उनके बंधन में थे तो ये वहां से क्या हुए कि स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी कि कौन भाई, तो ये सम्राट जो है, यानी कि पेरुमा बीडुंग मुथारेयार जो द्वितीय जो है, ये क्या होते हैं, वहां से ये स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्वतंत्र होने के बाद ये खुद का अपना शासन चलाने लगते हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में खुद का ये शासन चला लग लेते हैं। 2025 में भारत सरकार जो है इनके नाम से क्या करती है, एक टिकट जारी करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए जो है हमारा ये हो जाएगा, टिकट जारी करती है। साथ ही साथ ये जो वंश जो है शासन तो किए हैं, लेकिन यहाँ पे वस्तुकला, यानी कि वस्तुकला पर ही इन लोगों ने ध्यान दिया, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से वंश, इन वंशों को क्या किए, इन्होंने संरक्षण दिया। इन तीनों वंशों को देखा गया कि इन तीनों को क्या किए हैं, अपने ही यहाँ ये संरक्षण देते हैं। क्या देते हैं, तो संरक्षण देते हैं। इन्होंने मंदिर वंदिर का भी निर्माण कराया। ठीक है, मंदिर वंदिर का भी निर्माण कराया। इसमें सबसे शक्तिशाली शासक देखा गया तो यही थे। इसमें शक्ति, इस वंश में सबसे शक्तिशाली शासक जिनका नाम था पेरुम्बीडुंगु मुथारेयार द्वितीय जो थे, ये सबसे शक्तिशाली इस वंश के महान शासक थे, जो बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिए, शैव धर्म को भी संरक्षण दिए और जैन धर्म को भी संरक्षण दिए, और वास्तुकला पर साथ ही ध्यान दिए। लेकिन इनका भी एक समय के बाद क्या होते हैं, धीरे धीरे जो शासक थे वो कमजोर पड़ने लगे, और जब कमजोर पड़ने लगे तो इनके जगह पर एक वंश आ जाती है, यानी उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है, और वो है चोल वंश। कौन सा भाई, तो चोल वंश। ठीक है, अब ये फिर से चोलों के अधीन हो जाते हैं। ठीक, तो आपके सामने ये हो गया कंप्लीट हमारा 8 नंबर। 9 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 9 नंबर देखिएगा, कह रहा कि माइक्रोसेफालोसारस मेरियानिस के बच्चे का जीवाश्म कहाँ खोजा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अर्जेंटीना में खोजा गया है, या ब्राजील में, या मेक्सिको में, या चिली में खोजा गया है। तो ये ब्राजील में खोजा गया है। ये 230 साल पुराना है, याद रखिएगा, 230। यानी कि ये बच्चे को जब जन्म देती है तो ये मृत्यु का संकेत देता है, मृत्यु का तुरंत ही इसका संकेत आ जाता है। और ये बच्चा जब जन्म लेते हैं तब से ही भूखे रहते हैं, और वो खाना, भूख माने भोजन के तलाश में घूमने लगते हैं। इनकी जीवन काल ज़्यादा दिन के नहीं होते, मरने के जैसे जन्म लेते हैं तैसे वो मरने के संकेत में आ जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि अभी ये जो है 230 साल पुराना जो है
खोजा गया है। ठीक है, 230 मिलियन वर्ष पुराना है, 230 मिलियन वर्ष, 230 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, 230 मिलियन वर्ष पुराना है। चलिए आगे हम लोग देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ने किस देश को 3-0 से हराया, किस देश को 3-0 से हराया। तो आपके सामने जो है ऑप्शन दिया है मिस्र को, मलेशिया को, या हांगकांग को, या दक्षिण अफ्रीका को। देखिए भारत ने पहली बार ये जीत दर्ज किया है, भारत जो है पहली बार ये दर्ज किया है, और 3-0 से किसको हराया है, तो ये हांगकांग को हराया है। ठीक है, किसको हराया है, तो ये हांगकांग को हराया, ये आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पर खेला गया, ठीक है, एक कहाँ पर खेला गया था, चेन्नई में खेला गया। कहाँ पर खेला गया था, आपसे पूछ देगा कि कहाँ पर, तो फाइनल कहाँ पर, तो चेन्नई में ये खेला गया है। ठीक है, चेन्नई में। इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1996 में होती है। इसकी शुरुआत कब होती है, कब स्टार्ट होता है, तो 1996 में इसकी शुरुआत किया जाता है। 1996 में इसकी शुरुआत किया जाता है। कहाँ पे होता है, तो सॉरी चेन्नई में होती है। जीता कौन है, तो हांगकांग जीता हुआ है। ठीक है, और एक जो थे एक अनहात सिंह, याद रखिएगा, अनहात सिंह जो है, इन्होंने ही सबसे ज्यादा जीत के श्रेय अगर जो जाता है तो अनहात सिंह को ही जाता है। ठीक है, चलिए तो आज का ये करंट अफेयर के जितने 10 क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कराया। अब हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।